Assalamu alaikum. Welcome to the channel. I hope you're all well. मेरी जिस तरह मैंने आपको बोला था कि इंटेंशन यही होगी कि जब मेरे पास टाइम हुआ आई could do a live show with you. बस थोड़ा सा आपको मेरे साथ ये शेयर करना पड़ेगा कि मैं अनाउंस नहीं करता मैं कब लाइव आता हूँ. I randomly do live shows. So I hope you're able to join us. आई थिंक अगर आपका कोई भी सवाल है आप प्लीज़ शो में चैट के अंदर लिख लें. आई डू माई बेस्ट कि मैं आपको जितना बेहतर से बेहतर इंफॉर्मेशन है मैं इमिग्रेशन के बारे में आपको दे सकूं. शो शुरू करने से पहले बस कपल ऑफ थिंग्स कि आप इस शो में लाइव कॉल नहीं कर सकेंगे. अगर आपका कोई भी सवाल है प्लीज़ अगर आप शो में चैट में लिख लें. आई डू माई बेस्ट कि मैं आपको इमिग्रेशन कवानीन की लाइट में आपको मैं कोई इंफॉर्मेशन दे सकूं. कपल ऑफ थिंग्स आई होप आप लोगों ने जो मैंने रिसेंटली एक दो वीडियोस बनाई थी उनको भी देखा हो एंड यू एंजॉय द वीडियोस. और मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूं आप लोगों के अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं अगर आप उस वीडियो को शेयर करें लाइक करें आई वुड बी ग्रेटफुल. कपल ऑफ थिंग्स जो मैं बोलना चाह रहा था अपने शो के अंदर क्योंकि आजकल मुझे काफ़ी नज़र आ रहा है कि ग्रेजुएट वीज़ा के अंदर लोगों को बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं और मैं उसके बारे में आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करना चाह रहा था. तो सबसे बड़ी जो लोगों को प्रॉब्लम हो रही है ग्रेजुएट वीज़े के अंदर वो ये हो रही है कि टाइमली मैनर वाइल देयर इन द स्टूडेंट आप समझ लें वीज़े के अंदर वो अपने डिग्री को ख़त्म नहीं कर पा रहे. और बहुत सारे फिर लोग कह रहे हैं कि अगर हम अपनी डिग्री ख़त्म नहीं कर पाते यूनिवर्सिटी हमें स्टूडेंट एक्सटेंशन नहीं दे रही तो हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं. मैंने उसके ऊपर एक वीडियो भी बनाई थी कि अगर आप FLRFP डालेंगे तो व्हाट आर द हर्डल्स जो आप फेस कर सकते हैं टू मेक अ ग्रेजुएट वीज़ा एप्लीकेशन. लेकिन कुछ लोग ये भी कर रहे हैं कि जी अभी उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई बिकॉज उनका स्टूडेंट वीज़ा एक्सपायर होने को आया. दे मेकिंग अ ग्रेजुएट वीज़ा एप्लीकेशन ऑन दिस बेसिस कि जी जब तक हम फिंगरप्रिंट देंगे हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी. उसमें एक बहुत बड़ा फंडामेंटल इशू ये है कि होम ऑफिस की जो इमिग्रेशन कवानीन है वो ये बोलते हैं कि आप जब एप्लीकेशन कर रहे होते हैं उस वक्त तक होम ऑफ यूनिवर्सिटी ने हमें बताना है कि आपकी डिग्री कंप्लीट हो गई है. लेकिन अगर आपने एप्लीकेशन ऑलरेडी ग्रेजुएट वीज़ा की डाल दी और अभी आपका कोर्स कंप्लीट ही नहीं हुआ तो वो एक इमिग्रेशन की शिक आप पूरी नहीं करते. लोगों की एक मिसअंडरस्टैंडिंग है कि जी जब तक हम फिंगरप्रिंट्स कराएंगे उस वक्त तक हमारी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो हमें ग्रेजुएट वीज़ा मिल जाएगा. ऐसी बात नहीं है बिकॉज आपका जो टाइम है वो एप्लीकेशन के साथ ख़त्म हो जाता है. वालेकुम अस्सलाम एवरीवन. किसी ने बड़ा अच्छा सवाल किया कि सर आप सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़े के बारे में थोड़ा सा बताएं. देखिए जी पहली तो बात है कि इमिग्रेशन कवानीन में देयर इज़ नो सच थिंग एज सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा. आप जैसे ही ये बात करते हैं कि जी सेल्फ स्पॉन्सरशिप मुझे वीज़ा चाहिए आप इमिग्रेशन कवानीन की अब बात नहीं करें बिकॉज इमिग्रेशन रूल इसके बारे में बड़ा क्लियर है. मैंने एक वीडियो भी बनाई है कि आप अपने आप को जॉब नहीं दे सकते. हाँ ये अलग बात है जो इमिग्रेशन कवानीन में थोड़ी सी चेंजेस आई हैं कि पहले ये होता था कि अगर कोई टियर 2 वीज़े पे है उसको मना था कि जी वो शेयर होल्डिंग नहीं ले सकता कंपनी के अंदर. लेकिन अब उन्होंने वो शर्त हटा दी है. अब आप ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर किसी कंपनी में आपने शेयर होल्डिंग ली हुई है तो वो कंपनी फिर भी आपको स्पॉन्सरशिप इशू करके दे सकता है. तो अब अगर ये कि आपने 20-25% 30% शेयर होल्डिंग रखी हुई है किसी कंपनी के अंदर और आप उधर डायरेक्टर हैं या किसी सीनियर एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हैं और वो कंपनी आपको स्किल्ड वर्कर वीज़ा दे रही है इट इज़ ऑल जेन्युइन तो बिल्कुल ये चीज़ हो सकती है. लेकिन हम उसको सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा नहीं कह सकते बिकॉज द मोमेंट यू से सेल्फ स्पॉन्सरशिप वीज़ा आप ये एक तरह से बोल रहे हैं कि जी ये जो मैंने जॉब क्रिएट किया जो बिजनेस क्रिएट किया ये अपने आप को स्किल्ड वर्कर वीज़ा देने के लिए किया और वो कानून में उसकी इजाज़त बिल्कुल भी नहीं है. मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई है कि होम ऑफिस इन चीज़ों को कैसे परसीव करता है. तो प्लीज़ इसको सेल्फ स्पॉन्सरशिप बोलना बंद कर दें. देयर इज़ नो सच वीज़ा. हाँ ये अलग बात है कि अगर आप शेयर होल्डिंग ले रहे हैं कंपनी के अंदर जिसमें आपका सिग्निफिकेंट कंट्रोल नहीं है लेकिन सीनियर मैनेजमेंट में और कंपनी को बोनाफाइड ज़रूरत है आपकी तो बिल्कुल वो कंपनी आपके लिए स्पॉन्सर लाइसेंस अप्लाई कर सकती है. अगर आप कोई सवाल लिख रहे हैं तो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप प्लीज़ इंग्लिश में लिखें मुझे ईजी रहेगी पढ़ने में और मैं फिर उसका आपको जवाब दे दूंगा.
सो आई विल बी ग्रेटफुल अगर आप इंग्लिश में सवाल लिख लें, आई विल बी ग्रेटफुल एंड आई कैन आंसर दिस। आई डू अपोलोजाइज, ऊपर किसी ने लिखा है अगर कंपनी के अकाउंट अंडर एडमिनिस्ट्रेशन हो। आई डू अपोलोजाइज रैंडम आर्मी, मुझे आपका सवाल समझ नहीं आया कि व्हाट डू यू मीन कि अगर कंपनी के अकाउंट्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो आई डोंट नो विच एप्लीकेशन यू आर रेफरिंग टू। सो अगर आपने कोई अपना सवाल लिखना है, यू कैन इवन राइट अ शॉर्ट हैंड क्वेश्चन, लेकिन अगर आप इंग्लिश में लिखोगे तो मेरे लिए बड़ा प्रॉब्लम होगा। अगर कोई ये पूछ रहा है कि असाइलम इंटरव्यू अगर आपका मेन अभी नहीं हुआ है, स्क्रीनिंग हुआ है, सब्सटैंसिव इंटरव्यू में आजकल 6 to 8 months लग रहे हैं। ओवरऑल आप समझ लो कि ओवरऑल असाइलम एप्लीकेशन में आजकल 1 to 1.5 year लग रहा है। पहले ज़माने में ऑलमोस्ट 2-2 साल लगते थे असाइलम केसेस में, लेकिन अब असाइलम केसेस में आप ये समझ लो कि काफ़ी जल्दी सब कुछ हो रहा है। सो लिटरली 1 year के अंदर अंदर आजकल आपके असाइलम के डिसीजंस हो रहे हैं। Salam Tariq bhai, any update on naturalization changes on caseworker guidance challenge by Aghwani? I don't know आप किस रेफरेंस पे बात करें, मैंने रिसेंट कोई केस लॉ तो इसके ऊपर नहीं देखा, मुझसे गलती होगी बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स पढ़ता हूँ। अभी मेरे दिमाग में क्लिक नहीं कर रहा कि मैंने अगर इसके ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ा हो, तो आई अपोलोजाइज, आई कीप एन आई आउट, और अगर मैंने इसके ऊपर कोई आर्टिकल पढ़ा तो मैं आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा। प्लीज टेल मी अबाउट ट्राइब्यूनल अपील। आई डोंट नो किस सेंस में आपकी बात है ट्राइब्यूनल अपील की, लेकिन जनरली अब अपील का जो प्रोसेस है वो बड़ा सिस्टमैटिक हो गया है ट्राइब्यूनल के अंदर, यानी कि उसके अंदर आप समझ लो कि 4 स्टेजेस होती हैं इन 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 समरी। पहली स्टेज होती है कि आपने अपील को जमा करा दिया, वो जैसे ही आप जमा कराते हैं अपील को, फिर 2 to 3 months लगते हैं, जिसमें स्टेज 2 आता है, जिसमें कोर्ट कहती है होम ऑफिस को कि अपने बंडल को आप जमा कराएं। वो स्टेज 2 होता है जो कि 2 से 3 महीने के बाद आता है। जब होम ऑफिस अपना बंडल कोर्ट में जमा करा लेता है, तो फिर स्टेज 3 आती है, जिसमें आपको बोला जाता है कि आप अपना बंडल जमा कराएं, और उसके लिए आपको एटलीस्ट महीने से 1.5 महीना मिलता है। अगर आप चाहें तो उस टाइम की एक्सटेंशन भी ले सकते हैं, और जब आप अपना बंडल जमा करा देंगे तो फिर आखिरी स्टेज आती है प्रोसेस के अंदर, जिसमें रिव्यू कहा जाता है। रिव्यू में होम ऑफिस को ये बोला जाता है कि जो आपने बंडल जमा कराया उसको रिव्यू करें। कभी कभी रिव्यू में अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड मैटर है कोई फैक्ट्स के ऊपर, तो कभी कभी होम ऑफिस विड्रॉ कर लेता है अपना डिसीजन, और अगर आपको पता है कि कुछ सब्सटैंसिव इश्यूज हैं आपकी अपील के अंदर, तो होम ऑफिस फिर अगली स्टेज में जाता है, यानी कि वो बोलता है रिव्यू के बाद कि हम आपको नहीं मानते आपके केस को, अब हेयरिंग पे चलें, और फिर इवेंचुअली हेयरिंग होती है। अब सारे इस प्रोसेस में 8 to 9 months लग जाता है। तो ये आपका ट्राइब्यूनल का इश्यू है। Okay, if companies' accounts turn into administration because of debt, what happens to those who have work permit in that company? तो देखें, एडमिनिस्ट्रेशन ये होती है कि कभी कभी वॉलंटरी होता है, जिसमें फिर लिक्विडेटर आ जाता है, एडमिनिस्ट्रेटर आ जाता है, वो मॉनिटोरियम भी कर सकता है कंपनी के साथ। उसमें ये होता है कि कंपनी के अफेयर्स चलते रहते हैं कुछ अरसे के लिए, वाइल दे वाइंड डाउन द कंपनी। आइदर वे जो एडमिनिस्ट्रेटर है वो एम्प्लॉई, उनको चाहिए कि एम्प्लॉयज़ को अपडेट करें कि जी क्या ये कंपनी मॉनिटोरियम, यानी कोई एक पीरियड होता है जिसमें वो ट्राई करते हैं कंपनी को सेव करने के लिए कि क्या वो कंपनी को सेव कर पाएंगे, या ये कंपनी एक तरह से हम कहते हैं ना कि डूब जाएगी। उस सूरत में दे गिव यू टाइम फ्रेम, और वो फिर आपको टाइम फ्रेम के अंदर बोलते हैं कि जी इस इंडिकेशन दे देते हैं कि इस डेट तक हमें लगता है कि कंपनी हम लिक्विडेट कर देंगे, हम बंद कर देंगे। तो फिर उस सूरत में आपको ऑलरेडी पता है कि आपने विद इमीडिएट इफेक्ट ढूंढना शुरू कर देना है अपने लिए दूसरी एम्प्लॉयमेंट। तो अगर आपकी कंपनी अंदर एडमिनिस्ट्रेशन है, तो एडमिनिस्ट्रेटर से बात करें कि जी हम लोग वर्क परमिट पे या स्किल वर्कर वीज़े पे हैं, जिसको आप सारे वर्क परमिट बोलते हैं, कि हमें बताएं कि आगे कंपनी का फ्यूचर प्लान क्या है। बिकॉज एक बात याद रखें, मैं काफ़ी लोगों को सुनता हूँ वो क्या करते हैं कि जी वो वेट करते हैं कि 60 डे का लेटर आएगा। बिल्कुल आप 60 डे के लेटर के लिए वेट करें, लेकिन अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जिसमें एक वीडियो भी बनाई है जिसमें आपका इशू है कंपनी के साथ, और सस्पेक्ट ये किया जाता है कि यू वर पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम ऑफ द कंपनी, तो फिर विद इमीडिएट इफेक्ट भी आपका वीज़ा कैंसिल हो सकता है। आई डू अपोलोजाइज, कोई कॉल कर रहा है शो के अंदर, मैंने अब थोड़ा सा अपना फॉर्मेट चेंज किया है, तो प्लीज़ आप कॉल नहीं कर सकते, आप सिर्फ मुझसे
चैनल पे बात कर लें नीचे लिख के। एंड ऑफ कोर्स जैसा मैंने आप लोगों को बोला हुआ है कि इफ़ यू वांट कि मैं आपको रिप्रेजेंट करूं कोर्ट में, और यू वांट मैं होम ऑफिस के आगे आपको रिप्रेजेंट करूं, गेट इन टच विद मी, इट्स वेरी इजी टू फाइंड माई कॉन्टैक्ट डिटेल्स। उसके अलावा आपको पता है कि मेरे पास टेलीफोन अपॉइंटमेंट का भी सिस्टम होता है, तो यू कैन गेट इन टच विद मी। ये किसी ने बड़ा अच्छा सवाल ऊपर भेजा है 3C के बारे में। देखिए मैंने एक वीडियो भी इसके ऊपर बनाई है, प्लीज़ आप उसको ज़रूर देखिएगा कि 3C में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर आप फ़ी वेवर अप्लाई करते हो, आई थिंक वो फ़ी वेवर का किसी ने भी सवाल पूछा था कि अगर आप फ़ी वेवर अप्लाई करते हो और फ़ी वेवर के बाद आपको फ़ी वेवर मिले या ना मिले, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो अगली एप्लीकेशन है वो वही वाली हो जिस पे आपने फ़ी वेवर क्लेम किया हुआ है, अदरवाइज़ आपकी 3C कंटिन्यूड नहीं रहती। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है, तो प्लीज़ वो गलती ना कीजिएगा कि अगर आप फॉर एग्जांपल अक्सर लोग हैं वो ग्रेजुएट वीज़े पे होते हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, या स्किल्ड वर्कर वीज़े पे, दे वांट टू अप्लाई फैमिली एंड प्राइवेट लाइफ, और वो पहले फ़ी वेवर अप्लाई कर देते हैं। फ़ी वेवर जब अप्लाई किया, वीज़ा उनका ख़त्म हो गया, तो फ़ी वेवर का डिसीजन आता है सर्टेन टाइम के अंदर, 4-5 वीक में, अगर उनका वीज़ा उसमें ख़त्म हो गया और फ़ी वेवर का डिसीजन है, उन्होंने 10 डेज़ दिए एप्लीकेशन डालने के लिए, तो डोंट नाउ स्टार्ट स्विचिंग इनटू अदर एप्लीकेशंस, बिकॉज वो फिर आपकी 3C काउंट नहीं होगी। यू हैव टू फर्स्ट स्विच इनटू FLRFP ताकि 3C एक्टिवेट हो जाए, और बाद में फिर अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, वेरी करना चाहते हैं, तो वो फिर बात की बात है। तो प्लीज़ इस बात का ख्याल रखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी ने कहा इज इट पॉसिबल टू ट्रांसफर वर्क परमिट टू कंपनी विदाउट होल कॉस्ट? देखें होता ये कि अगर जो कंपनी होती है ना, वो एक लिमिटेड कंपनी होती है, तो बाय लॉ उसकी एक लीगल एंटिटी है, तो जो आपको स्पॉन्सरशिप लाइसेंस मिलता है उस कंपनी को मिलता है जो लाइसेंस है, और जो आप एज एन एम्प्लॉई काम करते हैं आप उस कंपनी के लिए करते हैं। अब अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट किसी और कंपनी में जा रही है, या वो कंपनी एक और कंपनी के साथ मर्ज हो गई है और वो कोई नई डिफरेंट लिमिटेड कंपनी है, तो फिर उस कंपनी को दोबारा आपका लाइसेंस आपके लिए एप्लीकेशन करनी पड़ेगी, और आपका फिर डिफरेंट चीज़ होगी। दिस इज स्लाइटली डिफरेंट टू द TUPE, जो कि टोटली डिफरेंट चीज़ है। वो तो ये है कि अगर आपकी ओनरशिप चेंज हो, तो हम उसकी बात नहीं करें, लेकिन आप जब लिमिटेड कंपनी टू एक और लिमिटेड कंपनी में जाते हैं, या कंपनी एक लिमिटेड कंपनी ख़त्म हो गई है बिकॉज वो दूसरी के साथ जुड़ गए हैं, और वो पता नहीं डायरेक्टर्स की क्या बिजनेस, शेयर होल्डर्स की क्या बिजनेस अरेंजमेंट है, लेकिन एक दफ़ा जब वो दूसरी कंपनी में चले जाएं, उसका अलग नंबर होता है, उनको अलग लाइसेंस अप्लाई करना पड़ता है, मीनिंग आपको अपने वीज़े दोबारा अप्लाई करने पड़ते हैं। फ़ायदा सिर्फ होता है स्किल वर्कर में डिपेंडेंट्स को, बिकॉज आपको पता है कि अगर आप अपने वीज़े स्विच भी कर रहे हैं एज मेन एप्लीकेंट, डिपेंडेंट्स को करने की ज़रूरत नहीं, एज लॉन्ग एज यू आर ऑन अ स्किल्ड वर्कर वीज़ा। हाँ, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। होप कि इमिग्रेशन कवानीन में थोड़ी सी रिफॉर्म आए, कि ये थोड़ी सी ज़्यादती है कि अक्सर लोग अपना अगर एक दफ़ा IHS पे कर देते हैं, तो आई थिंक होम ऑफिस के पास कोई फैसिलिटी होनी चाहिए कि उसी IHS नंबर को, अगर आपके ईयर्स पूरे नहीं हुए हैं, आप आगे भी किसी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकें। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वक्त होम ऑफिस के पास ऐसा कोई पॉलिसी या मैकेनिज्म नहीं है। आपको IHS दोबारा पे करना पड़ता है, दैट इन इफेक्ट हर्ट्स योर कैश फ्लो। किसी ने कहा NRM के डिसीजन का आप वेट कर रहे हैं, नहीं अभी तक तो यू विल हैव टू वेट, उसमें कोई मेरी अपडेट नहीं है। बस सिर्फ ये होता है कि कभी कभी होम ऑफिस सर्टन इन्वेस्टिगेशंस कर रहा होता है जिसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू डू। आपने कहा है कि somebody wants to translate from उर्दू टू इंग्लिश पुलिस रिपोर्ट। आप गूगल में जाके किसी भी कंपनी से ट्रांसलेशन करवा सकते हैं। सिर्फ एक बात का ख्याल रखें कि जो वो कंपनी जिससे आप ट्रांसलेशन करवा रहे हैं वो अपना कवरिंग लेटर भी आपको दें, एंड दैट इज़ फाइन। किसी ने कहा सर आई गॉट एन ईमेल फ्रॉम द होम ऑफिस के योर केस इज कम्प्लेक्स इश्यूज हैं उसमें। इट इज़ अ स्टैंडर्ड ईमेल जो होम ऑफिस करता है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये अगर होम ऑफिस अपने टाइम फ्रेम के अंदर आपका जवाब नहीं देते, तो इट्स अ वेरी स्टैंडर्ड ईमेल जो होम ऑफिस करता है, तो आपको उसमें घबराने की बात नहीं है। किसी ने अच्छा सवाल किया सर आप इलीगल एड में डील करते हैं? नहीं, अनफॉर्चुनेटली आई ओनली डू प्राइवेट वर्क, मैं लीगल एड में काम नहीं करता। आई ऑलवेज बिन प्राइवेट। किसी ने कहा 10 year indefinite leave to remain application, how long does it take for the decision? आजकल सेट LR यानी कि लॉन्ग रेजिडेंट सेटलमेंट एप्लीकेशन में आप आराम से 8 months to 12 months का पीरियड लगा लें दिमाग में, उतना टाइम लगता है। सो दैट इज़ व्हाट वी आर
doing it. सर विच इज़ बेस्ट पाकिस्तान और यूके फॉर ट्रांसलेशन? देखिए, अगर आपने किसी भी डॉक्यूमेंट को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करना है तो बेस्ट इसके गूगल पे जाके कोई यूके बेस्ड कंपनी निकालें जो आपके लिए ट्रांसलेशन कर दे, एंड एट द सेम टाइम दे कैन परहैप्स गिव यू अपना कवरिंग लेटर कि उन्होंने ट्रांसलेशन किया आपके लिए. सो दैट्स फाइन, जस्ट गूगल सर्च इट. होम ऑफिस ने कोई स्पेसिफिक लिस्ट नहीं लगाई हुई. सर जी, कैन ओवरस्टे गेट ब्रिटिश पासपोर्ट आफ्टर स्पाउस इंडेफिनिट लीव टू रिमेन? देखें, जो ब्रिटिश पासपोर्ट है वो तो बात की बात है, पहले आपको नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन डालनी है. तो मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई थी जब ये कवानीन चेंज हुए या पॉलिसी चेंज हुई सो कॉल्ड होम ऑफिस की गाइडेंस में, कि जी अगर आपका सिर्फ नेचुरलाइजेशन जब आप अप्लाई करते हैं, नेशनैलिटी एप्लीकेशन जिसे हम कहते हैं, अगर आपका इशू सिर्फ ओवरस्टे है तो हम उसको ओवरलुक करेंगे. तो दैट मीन्स के दे वुड बी ओके. हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू गेट द कंफर्म विक्टिम ऑफ मॉडर्न स्लेवरी? देखें, जो मैंने जिस तरह आपको बोला कि उनकी सर्टन क्राइटेरिया है, उनकी सर्टन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं, तो उसमें कोई टाइम फ्रेम नहीं. कभी कभी आपके 3 months में हो जाता है और कभी कभी 8-9 months लगते हैं उनको आपको अफर्म करने के लिए कि यू आर अ मॉडर्न आप मॉडर्न स्लेवरी के विक्टिम है. सर कैन आई ईमेल होम ऑफिस रिगार्ड डिसीजन आफ्टर कम्प्लेक्स इशू? बिल्कुल. देखिए, अगर आपका इशू ये है कि होम ऑफिस को चेस करना चाहते हैं तो अब होम ऑफिस ने कोई ईमेल नहीं लगाई हुई जिसको आप चेस कर सकते हैं अपने केस को. सो मैं लोगों को ये कहता हूँ कि इफ़ यू आर लुकिंग टू चेस अप योर केस तो बेस्ट ये है कि आप अपने MP को राब्ता करें. फाइंड माई MP आप गूगल सर्च कर लो एंड देन आस्क योर MP के वो इन्वॉल्व हों ताकि वो होम ऑफिस को चेस करें आपके डिसीजन के लिए. थैंक यू फॉर दैट. किसी ने कहा सर आई गॉट एन ईमेल कि माई असाइलम इज़ ग्रांटेड बट नाउ मुझे अभी तक वीज़ा नहीं मिला. अगेन वही बात है कि अगर होम ऑफिस ने आपको डिसीजन दे दिया है तो आई एम प्रिटी श्योर कि अगर आप आराम से उस डिसीजन को पढ़े तो उसके नीचे लिंक होगा कि किस तरीके से आप अपना वीज़ा अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं. सो फॉलो द इंस्ट्रक्शन ऑन दैट लिंक. अगर किसी वजह से फिर भी आपसे अपना वीज़ा अकाउंट क्रिएट नहीं हो रहा देन यू कैन कॉन्टैक्ट द होम ऑफिस हेल्प के लिए. देयर इज़ अ सेपरेट हेल्पलाइन. अगर आपका वीज़े के अंदर कोई इशू है एंड यू अनएबल टू क्रिएट एन वीज़ा अकाउंट तो आप उस हेल्पलाइन पे होम ऑफिस को कॉल कर सकते हैं, या फिर एक उन्होंने कॉन्टैक्ट ईमेल भी दी हुई है हेल्प विद वीज़ा जिसमें आप अपनी इंक्वायरी बोल सकते हैं. सर डू वी नीड कंट्री रिपोर्ट ऑन फाइनल इंटरव्यू और अपील स्टेज? ये बड़ा अच्छा आपका सवाल है, एंड आई प्रिज्यूम आपका सवाल है असाइलम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो देखें जी, पहली तो बात है कि कंट्री गाइडेंस तो ऑलरेडी होम ऑफिस की वेबसाइट पे अवेलेबल है. जब मैं भी असाइलम केसेस को देखता हूँ या मैं प्राइवेट लाइफ केसेस को देखता हूँ तो लॉट ऑफ दैट इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम द कंट्री गाइडेंस. बट एट द सेम टाइम अगर आपका इश्यू ऐसा है कि नहीं जी कंट्री गाइडेंस के अलावा आई थिंक आई नीड एन एक्सपर्ट रिपोर्ट, तो वो फिर आपको एक स्पेशल वेबसाइट है जिसके पोर्टल के थ्रू आपको एक्सपर्ट्स को इंस्ट्रक्ट करना पड़ता है. अब एक्सपर्ट ओपिनियन को जिस तरीके से आप इंस्ट्रक्ट करते हैं, मेरा थोड़ा सा गला खुश्क हो गया, उसका ख़ास प्रोसीजर है जो हमारी आप समझ लें ट्राइब्यूनल की गाइडलाइंस के अंदर है. तो अगर आपकी लीगल रिप्रेजेंटेशन है वन वे और द अदर, चाहे लीगल एड चाहे प्राइवेट, तो वो आपको बताएंगे कि किस तरीके से एक्सपर्ट इंस्ट्रक्ट हो सकता है. अब ये बोलना कि जी क्या मैं अपने असाइलम केस में कंट्री एक्सपर्ट को इंस्ट्रक्ट करूं या जो कंट्री गाइडेंस है मैं उस पर रिलाई करूं, तो वो तो बहुत डिपेंड करता है कि आपका क्लेम किस बेसिस पे है. अब जाहिर बात है कि जो आपका क्लेम फाइट कर रहे हैं वही आपको बता सकते हैं कि आया आपका क्लेम सुनने के बाद असाइलम का कि हमें कंट्री एक्सपर्ट की रिपोर्ट की ज़रूरत है, या जो कंट्री गाइडेंस है हम उसी से, कंट्री ऑफ ओरिजिन रिपोर्ट है जो होम ऑफिस की वेबसाइट पे, हम उसी से अपना गुजारा कर लेंगे. किसी ने अच्छा सवाल किया कि अगर मैं एविडेंस होम ऑफिस के लिए भेज रहा हूँ, शुड आई स्कैन इट और PDF इट और JPEG? इट डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज होम ऑफिस को आप पहुंचा दो, चाहे वो JPEG हो, PDF हो और किसी और फॉर्मेट में, डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज होम ऑफिस को पहुंच गया है, वो एक्नॉलेज कर लें एंड दे आर एबल टू सी इट. सो प्लीज डोंट वरी अबाउट कि किस फॉर्मेट में आप पिक्चर्स भेज रहे हो. जस्ट मेक श्योर कि द पिक्चर इज गॉटन टू देम.
आई गॉट रेफ्यूजी स्टेटस, बट किसी ने बोला आई गॉट रेफ्यूजी स्टेटस बट एम आई एलिजिबल फॉर नेशनैलिटी नाउ। देखिए वो आपको पता है कि मैंने इस पर वीडियो भी बनाई है कि व्हाट आई फील कि जो नई पॉलिसी आई है कि अगर आप इस मुल्क में इलीगल आए हैं तो यू कैन नॉट अप्लाई फॉर नेशनैलिटी। मैंने इस पर एक वीडियो भी बनाई हुई है कि ऑफकोर्स इट्स अ डिस्क्रेशनरी पॉलिसी, मैंडेटरी नहीं है, और पॉलिसी जो उनकी अपनी है वो ये कहती है कि यू हैव टू गिव द कंपैशनेट रीज़न कि आप क्यों इलीगल आए थे, देन इवन देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपकी नेशनैलिटी एक्सेप्ट हो जाए। आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग व्यू ऑन दिस। मेरा व्यू ये है कि ये पॉलिसी चैलेंज होगी। इट हैज़ वेरी वीक, आई थिंक बड़ी वीक ये पॉलिसी, आई थिंक इट विल गेट चैलेंज। अब क्वेश्चन ये है कि डू यू वांट टू वेट कि जब ये पॉलिसी चैलेंज हो और फिर आप अप्लाई करें नेशनैलिटी, और यू वांट टू बी ब्रेव इनफ कि यू आर द फर्स्ट वन टू टेक द डिप के ओके ठीक है मैं एक्सप्लेनेशन देता हूँ जो उनकी पॉलिसी में लिखा है कि क्यों मैं इलीगल एंट्रेंट था, एंड देन सी अगर मुझे वो डिस्क्रेशन मेरे फेवर में इस्तेमाल करते। दैट इज समथिंग यू कुड लुक इनटू। My husband is on a work visa and I'm dependent and working as a carer. Do I apply INH for extension? NHS for extension? देखिए अगर आपके हस्बैंड IHS के अंदर है, ही इज़ द मेन एप्लीकेंट, तो फिर मैटर है कि आपकी एग्जाम्पशन है। लेकिन अगर आप काम करिए NHS पे, नॉट योर हस्बैंड, तो फिर पॉलिसी को देखना पड़ेगा। आई एम नॉट फेमिलियर, आई थिंक जहाँ तक मुझे पॉलिसी याद है इज़ द मेन एप्लीकेंट जो एग्जाम्पशन के लिए अप्लाई करता है। किसी ने बोला इज उर्दू डॉक्यूमेंट नेसेसरी टू ट्रांसलेट इन इंग्लिश? आई थिंक ये आपने बोला है बिल्कुल। आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आप होम ऑफिस को देंगे इट हैज़ टू बी इन इंग्लिश। डॉक्यूमेंट आपका उर्दू में नहीं हो सकता, तो मेक श्योर करें कि डॉक्यूमेंट आपका ट्रांसलेशन हो। ऑलराइट गाइस, मेरी आज इंटेंशन यही थी कि आई डू लाइक हाफ एन आवर शो। देखिए जाने से पहले आई मेक सम रिक्वेस्ट टू यू। पहली बात, थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट आप सोशल मीडिया पे जो देते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज इंटेंशन मेरी यही है कि कभी मैं यूट्यूब पे या कभी मैं टिकटॉक पे लाइव रैंडमली, बट अराउंड दिस टाइम मैं शो कर लिया करूँगा हाफ एन आवर का। तो अगर आप प्लीज़ सब्सक्राइब करके रखोगे चैनल को तो इट्स वेरी इजी फॉर यू, क्योंकि आपको एकदम नोटिफिकेशन आ जाएगी कि आई एम गोइंग लाइव। आई अपोलोजाइज, मैं कभी कभी फिक्स टाइम पे नहीं करता जो एक ज़माने में करता था, बिकॉज दिस इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर मी। लेकिन एक अच्छी बात है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे यू नो व्हेन आई एम ऑनलाइन। लेकिन एट द सेम टाइम इट्स वेरी इजी टू एक्सेस मी। मैंने अपने अपॉइंटमेंट का भी जो कॉस्ट है वो इतनी मिनिमल रखी हुई है ताकि जितना ज़्यादा लोगों के लिए कन्वीनियंट हो उतना बेहतर है। सो इफ़ यू वांट टू कि मैं आपके साथ कोई आपका केस डिस्कस करूं, और यू वांट कि मैं आपको कोर्ट में रिप्रेजेंट करूं, देन गेट इन टच विद मी। वी कैन टेक मैटर्स फ्रॉम देयर। मुझे कॉन्टैक्ट करने का बड़ा आसान तरीका है। मेरा पर्सनल मोबाइल नंबर भी हर जगह अवेलेबल होता है। यू कैन टेक्स्ट मी ऑन दैट नंबर फॉर अ टेलीफोन या ऑनलाइन अपॉइंटमेंट या इन पर्सन अपॉइंटमेंट, और आप मेरे ऑफिस में भी कॉल कर सकते हैं टू मेक अ बुकिंग विद मी। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, और इंशाल्लाह आपसे मुलाकात अगेन होगी अनकरीब। अल्लाह हाफिज। थैंक यू गाइज।